हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो पर्यावरण अध्ययन जो यूपीटीईटी के लिए चल रहा था, उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज एक न्यू चैप्टर, एक नए चैप्टर पर अच्छे से काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन में बात करेंगे हम लोग, जिस चैप्टर का नाम है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से नोट्स बनाइएगा और कंसंट्रेट होके हर बात को आप अगर सुनेंगे तो हर एक शब्द को मैं बहुत ही अच्छे से पहले एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें, और समझ में आने के साथ आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, और राइट करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है जैव विविधता। देखिए, इसमें दो शब्द आया हुआ है, जैव। जैव का मतलब सीधा आपको लग रहा होगा ये जीव से है, और वही है। जैव यानी जीव से है, विविधता यानी उनमें जो अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, उनमें जो अलग अलग प्रकार की जो भी क्वालिटी पाई जाती है, विविधता। तो जीवों में विविधता से बना है जैव विविधता, ठीक है। अब जैव विविधता के लिए देखिए, हमने यहाँ लिखा हुआ है, एक जीव हमने ले लिया, ठीक है, और उस जीव में भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हों, भिन्न भिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हों। विविधता को हम लोग दूसरे शब्दों में बहुलता या अधिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलता या अधिकता, ठीक है। तो जब हम किसी विशेष स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता का अध्ययन करते हैं, देखिए, जब हम लोग जीव जो है, किसी जीव के भिन्न भिन्न प्रकार के बहुलता या अधिकता का अध्ययन करते हैं, किसी विशेष अध्ययन स्थान पर अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता। क्या कहते हैं उसको? जैव विविधता। इसको हम लोग जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। तो किसी जीव के विशेष स्थान पर किसी विशेष स्थान पर जीव के बहुलता या अधिकता, मतलब उनकी संख्या एक से अधिक पाई जाती हो। बहुलता या अधिकता का मतलब एक से अधिक पाई जाती हो। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का करते हैं अध्ययन, तो वो कहा जाता है आपका जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग फील करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कमरे में अगर दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अब दो लोग का मतलब कि उसमें एक महिला और एक पुरुष है, तो क्या वहाँ पर जैव विविधता है? तो वहाँ पर जैव विविधता आपसे अगर पूछे तो आप कहेंगे कि हाँ, लेकिन वहाँ जैव विविधता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो है, जैसे मनुष्य जो है वहाँ है, तो मनुष्य जीव तो है, लेकिन वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार भी है, मतलब अलग अलग महिला और पुरुष, लेकिन उनकी बहुलता या अधिकता तब कही जाती है जब वो एक या एक से अधिक हो, सही है ना। तो किसी विशेष स्थान पर जीव तो है, मनुष्य तो है, लेकिन उनकी भिन्न भिन्न प्रकार भी है, लेकिन बहुलता नहीं है, इसीलिए वो जैव विविधता नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए एक और एग्जांपल समझाते हैं कि मान लीजिए आपने कहीं कोई एक गड्ढा बनाया, कहीं आपका कोई छोटा सा पार्क है जिसमें आपने एक गड्ढा बनाया, और उसमें थोड़ा पानी डाल करके आपने जो है मछलियाँ कुछ डाल दी। तो जैसे ही आप मछलियों को डालेंगे, वहाँ पे और भी कीड़े मकोड़े और भी छोटे छोटे जीव उसमें चले आएंगे। तो वहाँ पे एक लिमिटेड यानी एक बहुत ही निश्चित एरिया में जो है, देखिए, को और भी अदर जीव आ जाएंगे अलग अलग प्रकार के, और थोड़ी वहाँ पे गंदगी भी आएगी, सड़न होगी, तो और भी छोटे छोटे जीव उसमें आ जाएंगे। तो किसी विशेष स्थान पे, किसी लिमिटेड जगह पे और कई प्रकार के जीव जो है आ गए, भिन्न भिन्न प्रकार के, और उनकी एक से अधिक ज़्यादा किसी जनसंख्या भी हो जाएगी वहाँ पे। तो वो जो है इस प्रकार के जो है इस प्रकार का जो वहाँ पे विशेष स्थान पे हम लोग भिन्न भिन्न जीवों की बहुलता या अधिकता का अध्ययन करेंगे, वही कहा जाएगा हमारा जैव विविधता, ठीक है। देखिए, अगर स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ सीधा सीधा, तो जब हम किसी स्थान विशेष पर
किसी स्थान विशेष पर अलग अलग प्रकार के जीवों को, अलग अलग प्रकार के जीवों की संख्या अधिक पाई जाती हो, एक से अधिक पाई जाती हो, तो उसे जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न इस तरह से पूछा हुआ है, किस तरह से कि पृथ्वी में जीवों की संख्या जैव विविधता है कि नहीं, कौन सा स्टेटमेंट जैव विविधता के लिए सत्य है, ये क्वेश्चन था। और उसमें ऑप्शन था कि जैव पृथ्वी में जीवों की संख्या, दूसरा पृथ्वी पर जीवों की संख्या। तो इसमें पृथ्वी में जीवों की संख्या जो है वो गलत है। आप कहेंगे तब क्या है, तो पृथ्वी पर जीवों की जो संख्या है वो आपका जैव विविधता है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ लिमिटेड एरिया में, किसी निश्चित एरिया में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। सही है कि नहीं? देखिए स्पष्ट बात समझिए कि किसी निश्चित एरिया में होना चाहिए, ये नहीं कि इनफाइनाइट पर होना चाहिए, अनंत में, मतलब इतना बड़ा होना एरिया में कि जिसका कोई लिमिट ही ना हो। एक निश्चित एरिया में जीवों की विविधता को हम लोग जो है जैव विविधता कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, काफ़ी अंतर मैंने क्लियर कर दिया है। तो किसी निश्चित स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के बहुलता या अधिकता का जो अध्ययन है वो आपका जैव विविधता कहा जाता है। अब एक बात ये तो हो गई, तब उसके बाद अब ये जानना हम लोगों को कि ये जो जैव विविधता शब्द है, इस जैव विविधता शब्द को, जो जैव विविधता शब्द है आपका, ये जैव विविधता शब्द को 1985 ईस्वी में सर्वप्रथम इस शब्द को जो देने वाले थे वो कौन थे? वाल्टर ग्राहम रोजेन। क्या नाम था उनका? वाल्टर ग्राहम रोजेन। ये आप कहीं कहीं किताब में देखेंगे तो WG रोजेन नाम लिखा हुआ है, वही उसका फुल फॉर्म है, वाल्टर ग्राहम रोजेन। ठीक है, तो जैव विविधता शब्द को पहली बार देने वाले जो थे वो वाल्टर ग्राहम रोजेन 1985 ईस्वी में ये शब्द दिए थे। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसकी संकल्पना के आधार पर जो है किसने नाम पहले दिया था, तो वो 1986 ईस्वी में विल्सन साहब ने दिया था। किसने? विल्सन साहब ने, विल्सन ने। देखिए जैव विविधता जो शब्द है उसका सर्वप्रथम नाम वाल्टर ग्राहम रोजेन साहब ने दिया था 1985 में, और संकल्पना के आधार पर 1986 में विल्सन साहब ने दिया था। आप कहेंगे ये संकल्पना और इसमें डिफरेंस क्या है? संकल्पना का मतलब कि उसको सरल भाषा में, एक आम भाषा में जो समझाने का काम जो है वो जो किए थे वो विल्सन साहब किए थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनमें। ये आपका जो है सर्वप्रथम दिए थे, लेकिन इन्होंने एक साधारण भाषा में समझाने का काम किया था सबसे पहले, तो वो विल्सन साहब ने किया था। अब जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई वही आप रिटन फॉर्म में देखेंगे, इसको आप डायग्राम चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, और आइए हम लोग जो है रिटन फॉर्म में देखते हैं। यहाँ लिखा है हमने जो भी बोला है वही चीज़ें कि जैव विविधता के बारे में देखिए कि जब हम किसी स्थान विशेष पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता का अध्ययन करते हैं तो उसे जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के बहुलता या अधिकता का अध्ययन करते हैं तो उसे जैव विविधता कहते हैं। ठीक, अब हम लोग जो है दूसरा पॉइंट्स देखते हैं कि दूसरा पॉइंट्स क्या है। ये आप समझ गए हैं, इससे पहले मैंने समझाया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी स्थान विशेष पर अलग अलग प्रकार के जीवों, किसी स्थान विशेष पर अलग अलग प्रकार के जीवों की संख्या अधिक हो जाती है तो उसे जैव विविधता स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, एक ही स्थान पर, किसी विशेष स्थान पर अलग अलग प्रकार के जीवों की संख्या की अधिकता हो जाती है तो उसे जैव विविधता स्थल कहा जाता है। बेसिक बात है। अगला पॉइंट क्या है? जैव विविधता की परिभाषा सदैव निश्चित क्षेत्र के विशेष के आधार पर प्रदान की जाती है। देखिए यही मैं बोला हूँ, निश्चित क्षेत्र, ये अनंत क्षेत्र की बात नहीं करता है। अब जैसे जैव विविधता में जो है
मैंने कहा था पृथ्वी में जैव विविधता पाई जाती है, तो पृथ्वी में वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है नहीं। ठीक है, तो वो पृथ्वी पर सही है। और दूसरी बात कि इतना बात आप क्लियर समझिए कि किसी निश्चित क्षेत्र में होना अनिवार्य है। ठीक है, जैव विविधता। फिर आगे पॉइंट्स में लिखा है कि जैव विविधता का स्थल प्राकृतिक भी हो सकता है और यह मानव निर्मित भी हो सकता है। सिंपल है भाई, नेचुरल बने हुए जो आप देख रहे हैं, जैसे तालाब है, बहुत सारे बड़े बड़े तालाब नेचुरल भी हैं, और बहुत सारे लोग एक्वेरियम बना रहे हैं, तो वो मतलब खुद का मानव निर्मित है। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो मानव ने बना करके वहाँ पे जैव विविधता रखी हुई है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीव का पालन किया हुआ है। तो वो आपका जैव विविधता स्थल प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। अगला पॉइंट क्या है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 ईस्वी में वाल्टर ग्राहम रोजन महोदय ने किया था। देखिए वही बात कि उन जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर ग्राम रोजन साहब ने महोदय ने किया था 1985 में। लेकिन फिर देखिए क्या कह रहा है कि जैव विविधता शब्द का संकल्पना के तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग 1986 ईस्वी में विल्सन महोदय ने किया था। संकल्पना के तौर पर, संकल्पना बता दिए हैं कि एक साधारण भाषा में, एक सिंपल वे में जो समझाने का काम किया था वो विल्सन साहब ने किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और इसके बाद जो है हम लोग एक और पॉइंट्स है, एक दो देख लेते हैं उसको भी। देखिए, जैव विविधता का पिता विल्सन महोदय को माना जाता है। किसको? जैव विविधता का पिता विल्सन महोदय को माना जाता है। और भारत में जैव विविधता का पिता रामदेव मिश्र को कहा जाता है। तो ये एक आध पॉइंट और है, इसे भी याद रखिएगा कि भारत में जैव विविधता का पिता जो है वो रामदेव मिश्र को माना जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक जो बताया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो जैव विविधता आप लोग समझ चुके होंगे, और अब एक अगली हेडिंग है जैव विविधता के शर्त। उसी में तो जैव विविधता के शर्त का मतलब हुआ कि कहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, किस कारण से पाई जाती है, क्या कंडीशन है उसकी, वो चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, पहले इसको देख लेते हैं कि वह स्थान विशेष जहाँ पर वर्ष भर सर्वाधिक तापमान पाया जाता हो। एक ऐसा स्थान जहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता हो, मतलब वहाँ पे जो है जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि वह स्थान विशेष जहाँ पर वर्ष भर सर्वाधिक वर्षा होता हो। ठीक है, तो वो स्थान जहाँ पे जहाँ पे मतलब कि ज़्यादा वर्षा होती है वर्ष भर, वहाँ पे जो है जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। और ये दो कंडीशन है कि वह स्थान जहाँ पे वर्ष भर सर्वाधिक तापमान, और जहाँ तापमान होता है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वहाँ स्थान विशेष जहाँ वर्ष भर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये दो बातें बेसिक है, इसको समझ चुके होंगे अब आप लोग। अब इसी के आगे हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण हेडिंग पर और बात करते हैं, जैव विविधता के क्षेत्र। क्या है? जैव विविधता के क्षेत्र। ठीक है, जैव विविधता के क्षेत्र जो है उसको बड़े ध्यान से हम लोग समझ करके चीज़ों को करेंगे, और फुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। देखिए ये बनाया हुआ है हमने, ये एक पृथ्वी है, मान लिया हमने कि ये एक पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी में इसी के जस्ट बीच में जो है पृथ्वी, ये एक पृथ्वी है, और इसी के जस्ट बीच में हमने 0 डिग्री पर एक लाइन बनाई। इस लाइन को हम लोग जो है नाम देते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी के जस्ट बीच में जो मध्य में जो रेखा है वो भूमध्य रेखा, यानी देखिए पृथ्वी के मध्य यानी भू यानी पृथ्वी और मध्य, तो इसीलिए भूमध्य रेखा, या इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा, इसको कहते हैं। ठीक है, इसी के उत्तर में ऊपर में 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री लिखा हुआ है, 23 सही 1/2, 23.5 डिग्री ये जो है रेखा, 23.5 डिग्री पर बनने वाली रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं।
और उसी के 66.5 डिग्री जो है, 66 सही 1/2 डिग्री में बनने वाली रेखा को हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। ठीक है। फिर उसी के दक्षिण में जो है 23.5 डिग्री पर बनने वाली रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है। इसी भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में बनने वाली रेखा को हम लोग ऐसे मकर रेखा कहते हैं। और इसी भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री इधर बनने वाली रेखा को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये पीछे आप अगर छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा है, कुछ न्यू मैंने नहीं बताया, वही कॉन्सेप्ट है, वहीं से चीज़ें लेके आया हूँ। और थोड़ा इसी के डीप में हम लोग जा करके पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, अभी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि ये कोई पृथ्वी है, इसके जस्ट बीच में जो लाइन होती है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। उसके 23.5 डिग्री इधर उत्तर में कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक वृत्त, और 23.5 डिग्री जो है दक्षिण में मकर रेखा, और 66.5 डिग्री में अंटार्कटिक वृत्त होता है। और 90 डिग्री जो है दक्षिणी ध्रुव पे और उत्तरी ध्रुव पे 90 डिग्री यहाँ पे होता है। ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। इतनी बातें आपको पूरा क्लियर हो गई होंगी, आई होप। ठीक है। अब हम लोग जो है ध्यान से समझिएगा कि जो ये पृथ्वी है इसके इधर अगर देखें तो ये क्या है, ये सूर्य है। और जब सूर्य की किरण न उत्तरी ध्रुव में हो और न दक्षिणी ध्रुव में हो, आपने एक शब्द सुना होगा उत्तरायण और दक्षिणायन। ठीक है। क्या सुना होगा? उत्तरायण होना सूर्य का और दक्षिणायन होना। तो ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। तो जब सूर्य जो है न उत्तरायण में हो और न दक्षिणायन में हो तो वो जस्ट जो है भूमध्य रेखा के ऊपर होगा। ठीक है। और जब भूमध्य रेखा के ऊपर होगा तो यानी उसकी किरण ऐसे पड़ेगी, रे। ठीक है। और जब इस पर ये पड़ेगी तो जब वो उत्तर में जाएगा, समझ रहे हैं, तो वो सूर्य जो है जब उत्तर में जाता है तो वो उत्तरायण उसको कहते हैं, और जब दक्षिण में आता है तो दक्षिणायन कहते हैं। और सूर्य उत्तर में अधिकतम जो है ना वो कर्क रेखा के पास तक जाता है, कर्क रेखा के सीध तक जाता है, और दक्षिण में मकर रेखा के सीध तक जाता है। ठीक है। तो जो ये प्रोसेस है, इधर प्रक्रिया है सूर्य का मकर रेखा भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाना, वो मकर रेखा तक और मकर रेखा तक। तो इससे क्या है कि यहाँ पे जो है ना वो इस क्षेत्र में, इस विशेष क्षेत्र में जो है तापमान बाकी क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा होता है थोड़ा। तो इस प्रोसेस से यहाँ पर जो है तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है। ये ठीक। आपने सूर्य का उत्तरायण होना दक्षिणायन होना सुना होगा। तो ये वही बात है, सूर्य भूमध्य रेखा पर के सामने जब होता है तो उस पर डायरेक्ट जो है वो उसकी किरण पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा जो है, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान यानी सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है, तो सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होता है। आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे स्थान रिलेटेड पूछा जाए तो आप एग्जैक्ट पॉइंट बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर स्थान से तो सर्वाधिक जो है जैव विविधता वाला क्षेत्र या सर्वाधिक तापमान वाला जो स्थान है वो आपका ये भूमध्य रेखा है ये। ठीक है। और जब वो कर्क रेखा, ये जो है देखिए, ये जब इधर क्योंकि सर्वाधिक क्यों होता है कि जब देखिए सूर्य यहाँ होता है तो ये उत्तरायण में जाएगा, उत्तर में, तो एक बार उत्तर में गया, फिर वहाँ से लौट के आएगा तो फिर यहाँ दोबारा आएगा। ठीक है। फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ 2 बार आने से यहाँ पे जो है ये रेज काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम पड़ता है, मैक्सिमम बार, ज़्यादा बार जो है यहाँ इसकी किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। ठीक है। और इस विशेष क्षेत्र में ही, इतने ही एरिया में वो अपनी किरण का मतलब ज़्यादा पूरा उसकी पड़ती हैं। इसीलिए ये विशेष जो क्षेत्र है यहाँ भूमध्य रेखा से लेके कर्क रेखा उत्तरायण में और दक्षिण में जो है मकर रेखा तक, इसमें जो है आपका तापमान अधिक होता है। और तापमान जहाँ अधिक होता है यहाँ इन क्षेत्रों में जो है तापमान अधिक होने के कारण इसका नाम पड़ता है, यहाँ पे उष्मा अधिक होती है तो इसका नाम पड़ जाता है उष्ण कटिबंध, इसको कहते हैं।
क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप। और अब जो है ध्यान से समझिएगा कि जब ये सूर्य की किरणें जो है जब यहाँ से यहाँ पे रहती हैं तो ये सबसे ज़्यादा उष्मा इन क्षेत्रों में पड़ता है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में। तो यहाँ पे जो है उष्ण कटिबंध इसको नाम दिया जाता है। लेकिन इसकी किरणें तिरछा जो है जब देखेंगे हम, तो यहाँ पे ये तिरछा इसकी किरणें 66.5 डिग्री तक बहुत ही हल्के वे में पड़ती हैं, बहुत ही नॉर्मल वे में पड़ती हैं यहाँ पे, ठीक है। जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जो है इसकी किरण बहुत नॉर्मल वे में पड़ती है, बहुत कम पड़ती है, 66.5 डिग्री तक इस एरिया में, इस एरिया में। तो इस एरिया में जो है इनकी किरणें कम पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ तापमान जो है कम होता है। और यहाँ तापमान कम होने के कारण यहाँ पे जो है शीत की मात्रा जो है बढ़ जाती है, मतलब शीत आ जाती है, यहाँ पे थोड़ी ठंडी रहती है। तो इसीलिए जो है शीत और उष्मा, लेकिन यहाँ उष्मा आती है मगर बहुत लिमिटेड आती है यहाँ पे इनके कंपैरिजन में, इनके तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो, कि ये भूमध्य रेखा, अरे भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच में जो उष्मा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। लेकिन उससे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री में मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक वृत्त तक का जो क्षेत्र है, इसमें जो है आपका इसकी रेज बहुत कम जाती है। भाई तिरछा कम आएगा, ये सीधी बात है। तो वहाँ पे आपका जो नाम दिया जाता है शीत और उष्मा दोनों को मिला करके एक नाम आता है शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या आता है? शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। इसका नाम हम लोग जो है शीतोष्ण कटिबंध दे देते हैं। और ये भी जो है आपका कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री तक जो है ये भी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध दिख रहा होगा आई होप आपको, ये शीतोष्ण है, ठीक है, शीतोष्ण। तो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। शीतोष्ण कटिबंध, और ये भी शीतोष्ण कटिबंध क्यों है आपको क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हल्के उष्मा और शीत दोनों के मिलने से शीतोष्ण कटिबंध बनता है। अब देखिए इनका जो है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में जो ये एरिया है, यहाँ पे इनका बहुत कम 66.5 डिग्री उत्तर में और उत्तरी में 90 डिग्री ध्रुव में ये जो एरिया है, इस एरिया में बहुत ही कम जो है तापमान जा पाता है, इसीलिए इसको जो है यहाँ पे बहुत ठंड रहती है। तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। इसमें उष्मा का कोई रोल बहुत कम होता है, बहुत ना के बराबर या ना ही कह सकते हैं, तो वहां पे आपका हो जाता है शीत कटिबंध। आप अपने हिसाब से बेटर तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। मैंने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करके काफ़ी अच्छे से बताई है, और यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम है आप समझ चुके होंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। ये एक पृथ्वी है, हमने मान लिया। पृथ्वी पर मध्य में जो रेखा बनती है उसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। और उसके 23.5 डिग्री उत्तर में, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, उस 23.5 डिग्री उत्तर में बनने वाली रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री बनने वाले उत्तर में रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 23.5 डिग्री जो है दक्षिण में बनने वाले रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिण में बनने वाले रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, और ये इधर दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में जो है आपने एक शब्द सुना होगा, उत्तरायण और दक्षिणायन की घटना। उत्तरायण और दक्षिणायन की घटना का यही मतलब होता है कि भूमध्य रेखा से जो है, भूमध्य रेखा पर जब होता है सूर्य, तो वहां से जो है वो कर्क रेखा तक जाता है और मकर रेखा तक सीधा जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो है तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय कहते हैं। और सबसे ज़्यादा तापमान अगर स्थान में पूछे तो विशेषकर भूमध्य रेखा पर होता है, लेकिन एरिया अगर क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय हो जाएगा, ठीक है। स्थान और क्षेत्र में अंतर समझिएगा।
फिर उसके बाद जो है भाई तिरछा सूर्य की किरणें थोड़ी कम पड़ेंगी, तो वहाँ पे कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाला जो क्षेत्र होता है, इसको हम लोग शीत और उष्मा दोनों की मात्रा कम होती है, तो दोनों के मिलने से शीतोष्ण कटिबंध बनता है। और यहाँ पे जो है आपका शीत और उष्मा कम होते हैं 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री में इधर दक्षिण में, तो इसलिए शीतोष्ण कटिबंध ये भी होता है। और लास्ट में जो पॉइंट होता है वो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री का, यहाँ पे बहुत ही कम, ना के बराबर या फिर नहीं पड़ती है यहाँ पे सूर्य की किरणें, तो यहाँ पे जो है शीत कटिबंध हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए शीत कटिबंध हो गया। तो ये सारा सिस्टम आप समझ चुके होंगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान तो स्थान अगर आपसे पूछेगा तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, मैंने अभी बताया। फिर पृथ्वी पर सबसे सर्वाधिक जो है जैव विविधता वाला क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये क्षेत्र बताएंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी चीज़ें अब तक बताई है, अब उन दोनों को हम लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। और एक बात अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पे देखिए एक बात और ये बताना भूल गया, वर्षा एक चैप्टर है लेकिन वो भी पढ़ाया जाएगा, मगर उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होती है वहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। इससे पहले कंडीशन में भी आपने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे वर्षा भी काफ़ी अधिक होती है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ध्यान से समझिएगा कि दोनों ध्रुव जो है, ये दोनों ध्रुव जो है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनके तरफ अगर बढ़ा जाए भूमध्य रेखा से तो देख रहे हैं आपकी गर्मी कम होती जा रही है। भाई इधर गर्मी ज़्यादा, इधर तापमान ज़्यादा, इधर आया तो कम हो गया, इधर आया तो एकदम कम हो गया। तो इधर दोनों ध्रुवों के तरफ जो है जब बढ़ेंगे हम लोग, तो भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ जाती है, जबकि भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधताओं घटती चली जाती है। सॉरी गलती हो गई, जो है जैव विविधता नहीं, मतलब तापमान बढ़ता जाता है, अरे घटता जाता है। देखिए अब आप अगर भूमध्य रेखा से, एक बार फिर से बोलते हैं, तापमान भूमध्य रेखा से आप उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, तापमान घट रहा है। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम। इधर आ रहे हैं दक्षिणी ध्रुव में तो इधर सबसे ज़्यादा, इधर उससे कम, इधर उससे कम, ठीक है। तो ये सारी बातें जो भी बताई गई हैं उनमें आपसे प्रश्न जो कैसे पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें अब रिटन फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, मैंने कहा था क्षेत्र और स्थान से रिलेटेड प्रश्न में गड़बड़ाइएगा मत, गलत मत करिएगा। क्षेत्र पूछे तो उष्णकटिबंधीय, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दोनों ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आगे बढ़ने पर, दोनों ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आगे बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है। ये क्या कह रहा है, जबकि भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर आगे बढ़ने पर जैव विविधता घटती चली जाती है। ये मैं आपको समझा दूं। देखिए इधर से अगर आप इधर की तरफ बढ़ेंगे तो भाई तापमान बढ़ता जाएगा, यहाँ कम है, यहाँ इधर बढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा, इधर आएंगे तो और बढ़ जाएगा, यहाँ आएंगे तो पूरा पीक पॉइंट हो जाएगा। तो इधर जब तापमान जहाँ बढ़ेगा वहाँ जैव विविधता बढ़ती है, इससे पहले हम जान ही गए हैं। तो इधर आने पर जैव विविधता भी बढ़ेगी और तापमान भी बढ़ रहा है। और जैसे ही इससे अगर उधर जाएंगे तो सिंपल बात है कि इधर इससे उधर जाने पर तापमान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो जैव विविधता भी घटेगी। यही बात उसने बताया इधर के लिए भी, दक्षिणी ध्रुव के लिए भी और उत्तरी ध्रुव के लिए भी। और वो सारी चीज़ें आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, वहाँ से वो समझ चुके हैं आप, ठीक है। तो दोनों ध्रुवों से समझिएगा, ध्रुवों से और भूमध्य रेखा, ये सारी चीज़ें डायग्राम में अच्छे से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि दोनों ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आगे बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है, क्योंकि जैव विविधता तापमान में बढ़ती है। तो इसीलिए दोनों ध्रुव से जब भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो तापमान बढ़ता है, इसीलिए जैव विविधता भी बढ़ती है। जबकि भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर आगे बढ़ने पर जैव विविधता घटती है, क्योंकि तापमान घटता है तो जैव विविधता भी घटती है। अब देखिए एक बात और है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान केरल की शांत घाटी है। ये मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। भारत में, ये याद रख लीजिए, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान केरल की शांत घाटी है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप ना, ये
यहाँ पर जो है एक केरल प्रदेश पाया जाता है, प्रदेश है केरल यहाँ। और यहाँ पर जो है ना ये उसका तापमान देखिए ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसीलिए जो मतलब कि अरब सागर का ये किनारा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत में पाई जाती है, वही चीज़ वो बता रहा है यहाँ पे। और यहाँ देख ही रहे हैं आप तापमान है, तो ये भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान केरल की शांत घाटी है, ठीक है, केरल की शांत घाटी वहाँ पे पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट है, वहाँ के पश्चिम साइड के घाट को कहा है। तो ये सारी बातें बड़े अच्छे से आप समझ गए होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए और कमेंट जरूर करिएगा, और सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा करके एक नया चैप्टर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।